सभी को एक बार वेरी वेरी गुड इवनिंग। उमेश कुमार, यशकुल, रजनी कुमारी, मेरी तरफ से आपको सादर नमस्कार। सभी लोग आज जल्दी से जल्दी आएंगे और आज हमने एक मॉडल पेपर सेट किया है, बिहार एस्टेट का है, आया हुआ पेपर है। हो सकता है कभी पहले भी डिस्कशन किया हो, लेकिन आपको ये पेपर मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेगा शायद हमें भी ये जानकारी नहीं है। तो शुरुआत कर लेते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में हम आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दे रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है और आप बढ़िया से जवाब भी देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तब भी मुझे बताइएगा। मैं आपको ये क्वेश्चंस समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। आंसर को बिना देखे बताने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। जी, झारखंड का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया है उन्हें इस पेपर का आइडिया पूरा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ही जवाब आज ज़्यादा दीजिए। मैं ये भी तो जानूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो वाकई में इस लायक हैं कि वो इन क्वेश्चंस को कर पाएं। जी, सबसे पहला क्वेश्चन है एलॉय क्रोमेल। क्रोमियम और निकल इसके अंदर होता है। क्रोमेल का मतलब है क्रोमियम और निकल। तो जवाब सी होना चाहिए। जवाब इसका सी होना चाहिए। जवाब देते रहिए। जी बताइए। आप सभी लोग जवाब दीजिए, एक लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि इसका मेन एलॉय का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा अमाउंट में निकल होता है। क्रोमियम और निकल दो होते हैं। निकल इसमें लार्ज अमाउंट में होगा। जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंचुरीज ऑफ द ओल्ड आर्टिस्ट पिगमेंट आर कॉल्ड प्रशियन ब्लू। तो प्रशियन ब्लू ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। प्रशियन ब्लू इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आंसर को न देखिएगा ईमानदारी से, क्योंकि ये पेपर डाउनलोडेड किया गया है तो आंसर इसमें आ गए हैं, तो इसलिए आप इसको अपनी तरफ से बचा करके रखेंगे तो ठीक है। नज़र नहीं दौड़ाइएगा, इंग्लिश वाला पार्ट पढ़िएगा, नज़र नहीं जाएगी। The intermixing of orbitals of slightly different energies to redistribute their energies, resulting in the formation of orbitals of same energy level. Orbitals of same energy level. तो यहाँ पर जवाब क्या होगा? यहाँ पर जवाब होगा आपका ए, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, स्पीड मेंटेन रखिए, जल्दी हो जाएंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है जूम इन करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पेज आ नहीं रहा है। पूरा पेज नहीं आ रहा है, हल्का सा जूम ज़्यादा कर दे रहा हूँ तो गड़बड़ हो जा रहा है। इतना चला दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, इतने में पूरा रहेगा एकदम बढ़िया से। जगमोहन जी लिख रहे हैं Fe4 FeCN का होल 6 इज प्रशियन ब्लू। जगमोहन जी देखिए, आपको ये क्वेश्चन दे, एक्चुअली क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग है तो उस पर आप नहीं जाएंगे। एक्चुअल में समस्या इसकी ये है कि इन्होंने कॉम्बिनेशन के साथ में पूछा है, के फिर Fe ले लिया है, तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन के साथ में पूछा है, इसीलिए यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन इसलिए आप परेशान ना हुई, आपने एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात की, वो सही, आप सही हैं अपनी जगह पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्टुलेट ऑफ बर्नर थ्योरी। क्वेश्चन का नंबर लिखते जाइए। बर्नर थ्योरी का मेन पोस्टुलेट क्या है? एक तो सेकेंडरी वैलेंसीज भी होती हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, है ना, दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है कि ऑल होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, जी। क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म ऑफ वेस्पर थ्योरी। झारखंड का पेपर है, खूब आई थी, बस ये फुल फॉर्म आई थी, बताइए फुल फॉर्म ऑफ वेस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना, स्पीड मेंटेन रखिएगा। लंडन डिस्पर्जन फोर्स इज समटाइम्स कॉल्ड। 6 वाले का जवाब दीजिए, 6 वाले का जवाब दीजिए। सिक्स्थ वाले का जवाब दीजिए। लंडन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का नाम दिया जाता है। बिल्कुल सटीक जवाब है आपका। जवाब आप लोग देते रहेंगे तो हमें थोड़ा आराम भी रहेगा, और हम ये भी जान पाएंगे कि हमारे जो साथी हमसे जुड़े हैं क्या वो उसी कैलिबर के हैं जो कैलिबर हम जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लंडन डिस्पर्जन फोर्स इज बिलीव टू बी वीकेस्ट होता है, कमजोर होता है। वीकेस्ट होता है मतलब कमजोर होता है। लंडन फोर्स तो वैसे ही एक कमजोर फोर्स है, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस की कैटेगरी में आता है, तो वैसे ही एक बेचारा कमजोर है शिवानी? बताओ। आज मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, आपके ऐप पे भी अपलोड कर दूंगा उसे, लेकिन उसे देखिएगा जरूर, उसे देखिएगा जरूर। उमेश जी, उमेश जी, आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही? बहुत दिनों से आप डटे हैं मैदान जंग में, जीत इस बार हासिल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब, जीत इस बार उमेश जी हासिल होनी चाहिए। बहुत दिनों से आप लगे हैं, हमें लगता है आपने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो यूज ना कर दिया हो। बहुत दिनों से लगे हैं आप, हर प्लेटफॉर्म का टेस्ट आपको पता होगा कि वो क्या क्या टेस्ट है। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इन ionic crystal can be estimated by measuring the internuclear distance between the nuclei of cation ions। ये माना जाता है कि ये आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड होना चाहिए। 8 वाले का सी नहीं, इन आयनिक क्रिस्टल मेटेलिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ना आयनिक रेडियाई होना चाहिए, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड आयंस की कैटायन एनायन की बात कर रहा है, कैटायन एनायन की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है, देखो ये कैटायन एनायन की बात कर रहा है, और जबकि मेटेलिक रेडियस में तो 2 कैटायन ही होंगे और वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए यहाँ पर आयनिक रेडियस आना चाहिए, आयनिक रेडियस आना चाहिए। रीजन के साथ में आप समझने की कोशिश करिए, तुक्का लॉजी पर विश्वास नहीं करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, 9, क्वेश्चन नंबर 9 जी। जनरली द कैटायन इज smaller than the size of its parent and size of anion is bigger than its parent। ए होगा, 9 का ए होना चाहिए, 9 का ए होना चाहिए। बिहार वाले लोग इस पेपर को जरूर करके जाएं। 10th वाला क्वेश्चन बताइएगा, द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंप्राइज द हाइड्रोजन बॉन्ड। मुझे पता है HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, बाकी सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, कर रहे हैं आप लोग, प्रैक्टिस करिए दमादम। इसी स्पीड, क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करने से भी बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ये बात ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि आप अगर ये जान रहे हैं, जगमोहन जी, टीचर की एक बहुत बड़ी खास बात ये होती है, वो मैं जनरल बात कह रहा हूँ,
जनरल बात कह रहा हूँ, इसको आप पर्टिकुलर अपने लिए आप नहीं लीजिएगा या किसी और के लिए भी ना जोड़िएगा। टीचर की एक खास बात होती है, जितना वो अनुभवी होता जाता है वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देता है। ये बात नोट करिएगा। टीचर की खास बात यही होती है कि वो उसे लगता है कि मैं ही सबसे होशियार हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। वो अगर कोई दूसरा बताएगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इस पे आप किसी भी तरीके, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो वो उस चीज को मानता नहीं, इसलिए प्रैक्टिस कमजोर पड़ती है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। सिलेक्शन न होने का कारण वही है। यहाँ पर द काइनेटिक थ्योरी डिस्क्राइब अ गैस लार्ज नंबर ऑफ द एटम्स रैंडमली होता है, रैंडमली होता है, तो यहाँ रैंडम कर दीजिए, रैंडम कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है। अगर हम लोग निकालते हैं p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन ए एन, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यही होगा, ब्रैकेट में v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, यही होता है। तो यहाँ पर a निकाल दो, a इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, फिर आपका लीटर स्क्वायर और मोल ऊपर जाएगा, तो मोल -2, बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि ये इसी का आएगा, डी वाले का आएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी वाले का आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पलट के दिया है, अधिकतर ए पूछा जाता है, इन्होंने पूछा उल्टा। 13वें का जवाब दीजिएगा। बी की यूनिट क्या होगी, तो भाई b इज इक्वल टू एन बी हो गया, तो b इज इक्वल टू हो गया v अपॉन एन, तो वॉल्यूम लीटर में हो गया और मोल इनवर्स हो गया, तो लीटर पर मोल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन आ जाएगा। बताओ अर्चिता सेन, आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग गुड, वेल, दोनों चीजें आपके अंदर आ रही, भावनाएं अच्छी आ रही हैं। जी, हमने एक से पूछा कि भावना आ रही, भावनाएं अच्छी आ रही, बोले भावना आजकल छुट्टी पे चल रही है, आ कहाँ से रही है, तो अरे मैंने कि उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपके अंदर की भावनाओं की बात कर रहा हूँ। जी बताइए, यहाँ पर बताइए, द वैल्यू ऑफ वेंडरवॉल कांस्टेंट, कभी कभी अपने लिए भी जी लिया करिए ना, कभी कभी दूसरों के लिए बहुत जीते हैं, अपने आप जी लिया करिए। बताइए क्या होता है, वेंडरवॉल कांस्टेंट ए जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन, ये डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही डेविएशन होगा। तो हमारे भैया बहन जितने भी हैं, इन्होंने सबने जवाब एकदम सटीक मारा है, ये इसी का होगा जो ये ऑप्शन है। जी, तो कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं तो ये जरूर महसूस होता है कि एक उम्मीद, जैसे का क्या होता है, कभी कभी गाली खाली रोड पर भी दौड़ा लेनी चाहिए, जिससे नसीहत मिल जाए, उसके अंदर की जो ग्रीसिंग है ना वो हो जाए। तो कभी कभी खाली रोड पर भी गाड़ी दौड़ाना जरूरी है, भरी रोड पर तो रोज ही दौड़ाते हैं। तो ये वही मैं खाली रोड पर गाड़ी आपसे दौड़वा रहा हूँ, जिससे कि जो अंदर छोटी मोटी ग्रीस इधर उधर कहीं कहीं जंक लगी होगी ना, छुट जाएगी, वो एकदम से छुट जाएगी। The Maxwell-Boltzmann distribution curve can be said to be system क्या बोलते हैं, schematic plot of the number of the molecules versus, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिकुलर स्पीड आना चाहिए, वेट डेंसिटी तो नहीं आएगी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैन बी सेड टू बी स्कीमेटिक प्लॉट, ठीक है, अगर आपको प्लॉटिंग करते हैं तो इसका मतलब है मॉलिकुलर की स्पीड ही आती है, तो मॉलिकुलर स्पीड मुझे लगता है एग्जैक्ट आंसर है, और आंसर ए दिया भी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, प्रीति वर्मा जी, अनमोल यादव, तृप्ति,
सभी लोग जितने भाई बहन आजकल ऐप पर हैं, एक्चुअली में क्या होता है ना कि अधिकतर लोगों को एक आदत लग गई है कि अनुसर तो 9 से 10 भौंक ही लेंगे, जब अनुसर भौंक लेंगे तो बाद में हम उनकी भौंकती हुई आवाज़ को बाद में सुन लेंगे, तो वो रिकॉर्डिंग देखने का मूड बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में खूब आता है, ये पीजीटीज में खूब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्वेश्चन खूब आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 16 वाले का जवाब 1, भाई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1:1.122 और फिर रेशियो 1.128, यही आएगा। तो ज्यादा वैल्यू कौन सी है? ज्यादा वैल्यू तो ये है ना, ये 1:2 ये वाली ज्यादा है, तो इसका मतलब जवाब ए होना चाहिए ना, या डी होगा? देखना पड़ेगा मुझे इसका जवाब, 1 मिनट का समय दो, देखना पड़ेगा। डी बता रहे हैं, चलिए मैं चेक कर लेता हूं, अपनी एक किताब में लिखा है एक जगह पर मैंने, उसको मैं चेक कर लूं जी। तो ठीक है, यानी कि इन्होंने जो मोस्ट एमपी वेलोसिटी है, एमपी वेलोसिटी, उसके बाद आपका दिया है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस, और हमने लिखा है एवरेज वेलोसिटी। इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:1.128, हाँ ठीक है, यही आएगा, डी ही आएगा, बिल्कुल डी ही आएगा, सही है, मैंने चेक कर लिया। देखो मैं शर्माता नहीं हूँ, मुझे जो चीज चेक करनी है मैं कर लूंगा, मुझे इतनी शर्म नहीं लगती है बेटा। पढ़ाने में काहे की शर्म, इतना बोलते रहते हैं तो नहीं, दिमाग कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो इसमें शर्म काहे की? एक लोग बोले अरे सर आपको किताब देखनी पड़ गई, अरे किताब तो देखना हम लोगों का धर्म है। ठीक है, ये तो बात सही कह रही हो अर्चिता, मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, पहले ये बताइए, मैंने जो लिखी है वैल्यू वो सही लिखी है, पहले चेक करो। अर्चिता की बात में दम है, अर्चिता की बात में दम है, मैंने जो वैल्यू लिखी है वो सही लिखी, पहले ये बताइए, फिर आंसर मिलाते हैं, फिर आंसर मिलाते हैं। गलत लिखी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? हाँ सही कह रहे हो, मैंने गलत लिखी है। नहीं बेटा मैंने गलत लिखी है, मैंने ही गलत लिखी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैंने ही गलत लिखी है। यहाँ मैं समझा उसी हिसाब से मैंने लिखी, ओहो वेरी वेरी सॉरी। यानी कि हमें जो एमपी वेलोसिटी, तो मैंने रेशियो सही लिखा है, लेकिन उसके बाद जो है वो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होनी चाहिए 1.12, सही 1.224 सॉरी, और आपकी ये होनी चाहिए 1.128, वेरी वेरी सॉरी, नहीं दोनों वैल्यू नहीं सही है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू जो है, रुक जाइए, इसकी वैल्यू देखिए कहाँ गया, मोस्ट प्रोबेबल एमपी की, तो ये एमपी हो गई, एमपी की तो 1 हो गई, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो आपकी 1128 हो गई, ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू ये हो गई, और आरएमएस ये हो गई। नहीं सही आंसर तो डी ही है, आंसर मतलब डी ठीक है, आंसर डी ठीक है। If temperature is increased, then the Maxwell-Boltzmann distribution curve. If temperature is increased, then Maxwell-Boltzmann distribution curve
ये क्या होगा, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये समझिएगा ध्यान से। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, रुक जाइए, हाँ जगमोहन जी ठीक है जी, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो क्या होता है, इस तरीके से ही तो चलता है, मतलब ऐसे करके जाएगा तो ऐसे करके बढ़ेगा, ये होती कंडीशन। तो राइट की तरफ चल के और फिर पीक पे जाके घटना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है जगमोहन जी, थैंक यू वेरी मच। आंसर ठीक है, वही बात है, यहाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होगी और एवरेज कैलकुलेट भी करके देखेंगे तो यही आएगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आंसर ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अरे हम लोग प्रॉपर वे में डिस्कशन करें, कहाँ जा रहा है आंसर, कहाँ जा रहा है इसका, तो ए आएगा ना, 14 का ए आए, 17वां का बताइए, 14 कहाँ पहुंच गए, 14वें पे कहाँ पहुंच गए प्रीति वर्मा, 14 कहाँ है, 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 का ए बोलो ना कि 14 का ए बोल रही हो। 18 बताइए, ये 18 18 बताइए जी, 18 बताइए, 18 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज वेरी हाई, जीरो, तो 18 का जीरो ही तो होना चाहिए, 18 की वैल्यू जीरो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो ही तो होता है, हा? होता है ना, चलो शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 19, आंसर आंसर ना देखना, सॉल्यूशन रजिस्ट चेंज, तो बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन होता है भाई, द सॉल्यूशन हुज pH डज नॉट चेंज या हुज pH रिमेन्स कांस्टेंट either it on keeping it for some time or on addition of the small amount of acid or base, किसी भी बफर सॉल्यूशन रजिस्ट टू pH व्हेन स्मॉल, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए 20 वाले पर आइए, 20 वाले पर आइए, एक्सप्लेनेशन इसीलिए कर रहा हूं, आंसर पर भरोसा ना करिएगा, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। इतने ज्यादा क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपके लिए लाता हूं, उसके बाद भी अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स, मतलब इन द सेंस सभी लोग लाइन पर नहीं आते तो दिल रोता है मेरा। 20 वाले पर आइए, इफ अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो बफर बनाएगा, और जो वीक होता है, जो वीक होता है वही बफर माना जाता है, जो वीक होता है वही बफर होता है जगमोहन जी, वीक जो चीज होगी, वीक जो चीज होगी बफर उसी का होगा, वीक जो होगा बफर उसी का होगा, बफर वही होगा। तो वीक यहाँ कौन है, एसिड है, तो बफर एसिडिक हो जाएगा, जो वीक होगा वही बफर बनाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कुछ ट्रिकी कंसेप्ट हमेशा याद रहने चाहिए जिससे कि आपको फायदा होता रहे। 21वें क्वेश्चन पर आइए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयन, सॉरी H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन आ जाएगा, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन आ जाएगा। अगर ये पेपर मिल जाता तो सब बच्चे टॉप कर जाते, फिर भी झारखंड वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, 23, आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन द एसिड एंड बेसिस इन टर्म्स ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ, ये मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्वस स्टेट आना चाहिए, एक्वस स्टेट यहाँ पर आना चाहिए, एक्वस, तो
ये आंसर होना चाहिए डी। चेक करते रहिए आंसर नीचे, आंसर नीचे आप लोग चेक करेंगे। प्रीति, आपने झारखंड का पेपर दिया था? प्रीति, आपने झारखंड का पेपर दिया था? अगर ज्यादा बड़ा करूंगा तो फिर ये दिक्कत करेगा। चलो देखता हूं, बड़ा करके भी देखता हूं। बड़ा करूंगा लेकिन वही पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा फिर। चलिए, जी क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। 24, अब बेसिक बफर इज ए कॉम्बिनेशन। आप बताओ, अभी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, जो बफर होगा वही वीक होगा। अभी ट्रिक बताई थी वीक बेसिक बफर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस। ट्रिक काम आई? सृष्टि बताओ। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, जो वीक होगा उसी का बफर बनता है। तो बफर बेसिक है तो बेसिक बेस वीक होगा, बस सिंपल। ट्रिक काम आई? बताओ। नहीं काम आई तो मुझे बताओ। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वरना लगाओगे ठेला आजकल बेचोगे हैं कबाब। पहले अलग था अब अलग हो गया, जब से वेज रोल कबाब आ गए सेंटेंस बदल गया है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वरना लगाओगे ठेला बेचोगे कबाब। अमंग द फॉलोइंग 5 बफर सॉल्यूशंस हाउ मेनी आर एसिडिक? बताओ जुगाड़। जुगाड़ बता रहा रविकांत, तो उसमें भी कंपटीशन है। सही बात है, किसी की ज्यादा चलती किसी की कम चलती है। समोसोज, पकौड़ोज, है ना, मोमोज, बेजरोलोज। हाँ बिल्कुल, जगमोहन जी सही कह रहे हैं। आजकल भीड़ रहती है, कोचिंग से बच्चे छूटते हैं, वो सीधे सीधे जाके एकदम से उसी बेजरोल में ही मुंह मार देते हैं, सीधे एकदम से रुकते ही नहीं है वहां तक। अगर आपकी कोचिंग के आगे ठेला वाला लगा ले तो आपसे ज्यादा कमाएगा। सही बता रहा हूँ। एक दिन ऐसे ही मैं कोटा गया था, तो कोटा में कुछ दिन मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ गया था। तो वहाँ कोटा में रहा, इतना औच पौच ये सब कुछ चलता था। तो वहाँ मैंने देखा कि जो नॉर्मल टीचर हैं यहाँ पढ़ाने वाले, उनसे ज़्यादा तो वहाँ के जो बाहर चाय बेचने वाला होता है, सिगरेट चाय और ये सब चीज़, वो ज़्यादा निकाल देता है। अमंग द फॉलोइंग 5 बफर सॉल्यूशंस हाउ मेनी आर एसिडिक? बताइए, आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। जी बताइए। 25 का भी बता रहे हैं, 3 टाइप के हैं। देखो 3 तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। एक वीक ये है, एक वीक ये है, एक वीक ये है, एक वीक ये है। तो 4 हो गए। दिख रहा है? अमंग द 5 बफर सॉल्यूशंस हाउ मेनी आर एसिडिक? एसिडिक तो ये तो बेसिक हो गया, इसे हटा दो। 1 2 3 यही दिखे, तो आंसर बी लगा दें। चलो ठीक, चलो आपका आंसर भी चेक कर लेता हूँ। देखो बी है, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब, बिल्कुल सही है भैया। मैं भी वही, अर्चिता सेन, मैं भी वही बोल रहा हूँ, बी होगा, बिल्कुल सही है, सही जवाब है। भाई देखो 3 1 वो तो बेस था, मैं यूं ही लगा गया। ये भी और ये भी 3 ही एसिड है, ये 3 एसिड है ना। एसिडिक पूछा है, अम्लीय पूछा है, एसिडिक बफर पूछा है, ना कि ऑल। एसिडिक पूछा है। जगमोहन जी, कल मेरे पास एक बार, जगमोहन जी मेरे पास एक बार फोन आया था किसी बैंक वाली का। तो बोले ऐसी बात होती रही, तो लास्ट में बोली सर मैं आपको मेल कर दूं।
तो मैंने कि मैडम आपको मेल करने की आवश्यकता नहीं, मैं ऑलरेडी मेल पहले से ही हूँ। बेचारी ने फोन काट दिया, आज तक दोबारा नहीं किया। चलिए, आएगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। जी 26 वाले का जवाब दीजिए। आर ऑल्सो ओलिफिन्स, तो ओलिफिन में एल्किन्स आएंगे ना। बताइए, एल्किन्स आएंगे एल्काइंस आएंगे? एल्किन्स आएंगे ना, तो सी लगाएं, सी होना चाहिए ना जवाब। बिल्कुल सही है, सी होना चाहिए। चलो, बिल्कुल सही, सी ही दिया है। साइक्लो, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर बिहार में तो उम्मीद करो कि आ ही जाएगा। द साइक्लोपेंटाडाइनाइल एज द फार्मूला C5H5, यही होगा ना, C5H5 पर नेगेटिव होता है, ये यही तो स्ट्रक्चर बनता है इसका, यही स्ट्रक्चर बनता है ना। स्ट्रक्चर सही बना है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयन, स्ट्रक्चर सही बना है ना, गलत तो नहीं बना है। जी, क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन कॉम्प्लेक्स आर नोन एज द मेटेलोसिन, नोन एज मेटेलोसिन। बाई लगता है, ट्राई लगता है, क्या लगता है इसमें? तो अभी आपने ऊपर ही देखा था, अभी आपने ऊपर ही देखा था, दो लगते हैं ना, दो दो जुड़ते हैं ना भाई। जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन होते हैं वो दो जुड़ते हैं ना, मेटेलोसिन में दो जुड़ते हैं, दो। ऐसे करके दो जुड़ते हैं, मेटल यहाँ पर आ जाता है बीच में और दो जुड़ जाते हैं। सही है ना बात? तो पाई कर दूं? which is an example of metal olefin complex? मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स, तो अभी बात हुई थी कि जैसे सॉल्ट जो होता है, जैसे सॉल्ट, जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको करना भी चाहिए आपको। जी, ठीक है, चले आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। 30, हाँ CH2 से ही बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। 30, द साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन इज रिप्रेजेंटेड एज, अभी तो बताया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, इसे बताएं। बताइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
दीक्षा लिख रही हैं कि सर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है जैसे सॉल्ट का। कोई बात नहीं दीक्षा, देखो यहाँ लिखा जाता है PTK को बाहर ले लो, PTCl3 ले लो और यहीं एक लिख दो C2H4, ऐसे करके लिख दीजिए आप। ऊपर एक नेगेटिव, अगर के ना लगाओ तो नेगेटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों यही कंडीशन है। ऐसे लिख लो या फिर अंदर स्ट्रक्चर बना करके भी लिख सकते हो, दोनों तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं। फेरोसिन का स्ट्रक्चर भी वही बन जाता है ना। और अगर मान लीजिए सिस्प्लेटिन का भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो सिस्प्लेटिन भी याद रखिएगा। ये पेपर जगमोहन जी बिहार और झारखंड के लेवल पर है, ये यूपी के लेवल पर नहीं। यूपी के लेवल का पेपर कठिन होता है, वो बीपीएससी रेंज होता है। यूपी लेवल मतलब बीपीएससी रेंज। जी बताइएगा। साइक्लोपेंटाडाइनल एनाइन में फेरोसिन में पेंटाडाइनाइल रिंग रहता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर पेंटाडाइनाइल Cp नेगेटिव लिख देते हैं जी। ये एस्टेट का प्रीवियस ईयर में बहुत करा चुका हूँ, बहुत बार क्वेश्चन डाल चुका हूँ। ये बताइए, ये क्वेश्चन भी आता है, खूब आता है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस, ये दोनों आते हैं, दोनों आते हैं। तीन आना चाहिए यहाँ पर। CO प्लस का 3.5 आता है, CO प्लस का भी नोट कर लो, 3.5 आता है। CO प्लस का 3.5 और CO का 3, ये याद कर लो कहीं पर, नहीं तो बाद में पछताओगे। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, 32। बताइए, एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन होगा, ये तो ठीक है। 33 में एरोमेटिसिटी मीन्स मॉलिक्यूल हैज साइक्लिक, ठीक, बिल्कुल सही। द एरोमेटिक कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल बॉन्ड? असेंडिंग बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ सिंगल की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम डबल और सबसे कम ट्रिपल। मजबूती इसकी उल्टी होती है, मजबूती इसकी उल्टी होती है। मजबूती इसकी उल्टी होती है। करो, स्पीड में करो जरा, ठीक है, बढ़ा रहा हूं आगे। जी बताओ। नेचुरल रबर इज ए लीनियर पॉलीमर इन विच मोनोमर इज आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन यूनिट होती है इसके अंदर। आइसोप्रीन होगी, बोलो, प्यार से बोलो भाई। देखो छुट्टी होगी मेरी 24
25 2 दिन इलेक्शन है, 26 को वापसी लेके घर जाऊंगा, 3 दिन की छुट्टी मैं करूंगा, नो फोन नो कॉल नो व्हाट्सएप, बिजी होने की वजह से। जी बताइए। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, वेरी गुड, शाबाश जगमोहन जी। क्वेश्चन नंबर 37, 24 को पीठ पे बस्ता लादना है, रात में फेंक दिया जाएगा किसी कॉलेज स्कूल में, 25 को सुबह 4 बजे से नहा धो के तैयार होके जो है वोटिंग करानी है धुआंधार, हाथ रुकेगा नहीं, चलता रहेगा दमादम शाम को 5 बजे तक, उसके बाद आके मुंडेरा मंडी में फेंक देनी है सब मशीनें, रात के 12 बजे घर। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन बोलते हैं इसे। AIBN, ये फुल फॉर्म में बहुत लोग परेशान हुए थे। AIBN 2,2 डैश एजोबिस 2 मिथाइल प्रोपियोनाइट्राइल। देखो ये फुल फॉर्म पूछा है, बाकी अब फुल फॉर्म में जैसे मान लो DDT की फुल फॉर्म पूछ ली तो इसमें शिवानी हम क्या कर पाएंगे, DDT की फुल फॉर्म पूछ ली तो ये फुल फॉर्म भी आपको थोड़ी थोड़ी पता रहे, ये थोड़ी सी अलग से हट की कम यूज की गई है, ये बनाई हुई फुल फॉर्म है 2,2 डैश। ये मतलब ऐसी बनाई जिससे कि आदमी कंफ्यूज कर जाए कि कौन सी लिखें, जैसे DDT की फुल फॉर्म डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन नहीं होती है, वो पैरा पैरा डैश फिर बिस डाइक्लोरो चलती है, बस वही चीज है। जगमोहन जी बोल रहा हूं कि अगर आप सिंपल सी बात ये करें 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल बना लीजिए, है ना, तो फिर यही कंडीशन तैयार हो जाएगी। शिवानी स्ट्रक्चर मुझे बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर मुझे बनाना पड़ेगा एट ए टाइम, मुझे एकदम से रैंडमली याद तो नहीं है ना। प्रोपेन नाइट्राइल का अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ बन जाएगा 2 पे मिथाइल दे देता हूँ तो यहाँ CH3 हो गया और यहाँ CH2 हो गया और यहाँ CN हो गया, ये हो गया आपका प्रोपियोनाइट्राइल। अब यहाँ पर N डबल बॉन्ड N फिर जुड़ेगा इससे N डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन तो जुड़ना ही है, एजोबिस है ना 2,2 डैश एजोबिस 2 मिथाइल प्रोपियोनाइट्राइल। बना के देखूंगा, इस समय एकदम दिमाग क्लियर नहीं कर रहा है, क्लिक बना करके आपको व्हाट्सएप करूंगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर, तो सिलिकॉन रबर ही इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, सिलिकॉन रबर ही इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। ठीक है, चलो इसके आगे चल लेते हैं। ग्लिप्टल, ये एनसीईआरटी का है, ग्लिप्टल वाला एनसीईआरटी का है।
इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा और और थैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड ये हो गया। सही है ना, ऑप्शन चेक भी करते रहिए। चलिए 40 पे आ जाइए। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट बनता है, बेकेलाइट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, डेक्रॉन, ऑरलॉन। 40 का 2। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन। अच्छा, कंडेंसेशन से कितने बनेंगे, तो बेकेलाइट, डेक्रॉन केवल 2 ही, ठीक, 2 बनेंगे, ठीक है। 40 का बी होगा 3 बनेंगे, 2 ही बनेंगे भाई। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा है। रविकांत, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से बेकेलाइट बनता है, उसने क्या पूछा था, यूरिया से पूछा था क्या। अच्छा, यूरिया में उससे बनता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है, सॉरी, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है, ठीक है। मैं समझा ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पूछा है। ठीक, चलें आगे बढ़ें। टेरिलीन क्या है, टेरिलीन। टेरिलीन को क्या डेक्रॉन भी बोलते हैं। समझ नहीं पा रहा हूँ, 41 का ए है ना। ठीक, मैं भी शांत हो गया कि मैं आपकी बातों को देखने लगा था। 42 का बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर पॉलीमर। पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर कपड़ा भी आता था पहले, याद होगा। पॉलिस्टरीन, पॉलीस्टाइरीन होता है ना, पॉलिस्टरीन को पॉलीस्टाइरीन। पॉलीएस्टर डेक्रॉन, पॉलीएस्टर डेक्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक पॉलीमर। नियोप्रीन ऑर्गेनिक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यही आपने पूछा था दीक्षा अभी। और ये पॉलीएमाइड, तो ये पॉलीफॉस्फाजीन होगा। पॉलीफॉस्फाजीन एक ही दिखाई दे रहा है उसमें, जो ऑर्गेनिक नहीं है। जो ऑर्गेनिक नहीं है वो एक ही दिखाई दे रहा है।
जी। फोर्टी 4 हो गया। पिनाकोलोन, पिनाकोल किसे कहते हैं? पिनाकोल, टेट्रा मिथाइल, हाँ सही है, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक, बिल्कुल सही। चलो ठीक। इसी से मुझे एक बात याद आई, अभी जो स्ट्रक्चर आया था, जो स्ट्रक्चर पूछा गया था किसका, 2 एजोबिस पूछा गया था ना, तो हम लोग ऐसे करके एन जो लगा रहे थे उसी इसी से देखो मैच कर रहा है। तो अगर मैं एजो इस कंडीशन पे लगा दूं और ऐसे करके जो आगे मैंने सी एन लगाया था ऐसे करके सी एन यहाँ लगा दो, एक सी एन यहाँ लगा दो, है ये सी एन हो गए दोनों, ये भी सी एन हो गया। अब यहाँ पर दोनों मिथाइल लगा ले तो नहीं काम चलेगा, चेक करो, ये मिथाइल लगा लो, ये मिथाइल लगा लो, ये मिथाइल लगा लो, 1 2 3, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नंबरिंग गलत कर दी मैंने, नंबरिंग इसी के हिसाब से अगर करो तो 1 2 3, तो ये 2 मिथाइल हो गया, ये भी 2 मिथाइल हो गया, ये 1 2 3, तो यही स्ट्रक्चर आना चाहिए यार। जो कंपाउंड अभी था 2 एजोबिस 2 मिथाइल प्रोपियोन नाइट्राइल, यही आना चाहिए। अब इसको सही करके बना लो, इसे सही करके बना लो जरा। टेट्रा मिथाइल से मुझे याद आया कि 3 मिथाइल यहाँ 3 ही लगने हैं, तो एक मिथाइल हटा करके हम सी एन लगा दें, तो ये सी एन हो गया, ये सी हो गया, ये सी एस थ्री हो गया, ये सी एस थ्री हो गया। ये 2 वाला नाम नोट कर लो, बना लो कहीं पर, मुझे लग रहा है यही स्ट्रक्चर भी है, फिर भी चेक करूंगा एक बार, लेकिन मुझे लगता है अब यही है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट सीन बैठ जाएगा। एजो हो गया 2,2, ये भाई 1, इस इधर एक को 2 मान लो, एक को 2 डैश मान लो, 1 2 1 2 कर दो तो ठीक है, यही आएगा जी। आप लोग भी जरा एक बार चेक करिएगा, नहीं मैं भी करूंगा। आ जाइए 45वां क्वेश्चन बताइए। 45वां, पिनाकोल जो है वो किस तरीके का कंपाउंड है? पिनाकोल किस तरीके का कंपाउंड है? लिक्विड है, सॉलिड वाइट है, या वाइट कोलाइडल है, या फिर गैस है? बोलिए। वाइट सॉलिड है। बोलिए पिनाकोल कैसा है, व्हाट इज पिनाकोल, जल्दी बोलिए। नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तभी तो पूछ रहे हैं, बोलो। सी बता रहे हैं सभी लोग, वाइट सॉलिड है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। आंसर भी देख लेते हैं, आंसर भी देख लेते हैं। सी, वेरी गुड, नाइस, बहुत जल्दी पास हो गए, पप्पू पास हो गया। सृष्टि पूछ रही हैं, सृष्टि पूछ रही सर ये पिनाकोल होता क्या है? तो सृष्टि आपको बता देता हूँ, पिनाकोल में ये 2 कार्बन रहते हैं ऐसे, बाकी CH3 सब तरफ लगा दो, 2 OH लगा दो, CH3 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 और ऐसे करके OH, ये होता है पिनाकोल। और पिनाकोलोन बनाओ तो एक को CO कर दो, उसके नीचे CH3 लगा दो, पिनाकोलोन बन जाएगा। चलिए, which is an organic rearrangement mechanism in which any aryl ester is transformed into the hydroxyl allyl ketone? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। फ्राइज रीअरेंजमेंट समझाया था आपको, फ्राइज रीअरेंजमेंट समझाया था आपको। हाँ ये वाला, चलिए 47वां बताइए। व्हाट
is an organic reorganization of allyl vinyl ether forming the carbonyl compound on heating. तो ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है जनाब, चेक करिए आंसर, हाँ डी दिया है, ठीक है। क्लेजन रीअरेंजमेंट है, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में ये पढ़ाया है, जाकर के वीडियो देख लेना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको तुरंत नोट कर लेनी चाहिए कि सर क्लेजन रीअरेंजमेंट देखना है, तो अभी पढ़ोगे बाद में देख लोगे, कंफर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये देख लिया, ऊपर वाला बोले सर कौन सा था, चलो ऊपर वाला बोले सर ये वाला भी देख लें, फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो ऐसे करके कॉपी पेन ले लो, उस पर नोट कर लो कि ये चीज हमें पूरी देखनी पड़ेगी, तो उससे माइंड पर प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल जा करके। नेम रिएक्शन में मैंने पढ़ाई है, पलट के फटाफट स्पीड चला करके देख लो। गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिक बनाने वाले एलिल विनाइल ईथर का कार्बनिक पुनर्गठन क्या कहलाता है? तो वही वाला क्वेश्चन है जो ऊपर था इंग्लिश में, ये वाला हिंदी में हो गया, ठीक है। चलिए 48 बताइए। पिनासिडिल एक ऐसी दवाई होती है जो एक्चुअली में हम ऐसे बोले कि थोड़ा माइंड के लिए सेटिस्फैक्शन देती है, तो ये साइक्लोग्वानिडीन बोली जाती है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के थ्रू बनती है। सृष्टि मैंने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ाया है, मैं बोल तो रहा हूँ, एक बार जाकर के नेम रिएक्शन में देखिए, मिल जाएगा आपको। ना मिले फिर बताओ मुझे, पढ़ाया मैंने, सब बताएंगे कि मैंने पढ़ाया, अगर कोई कह दे कि नहीं पढ़ाया तो मैं समझ लूंगा, इसीलिए मैंने सब चीजें अपलोड कर रखी है। नेम रिएक्शन को जाके एक बार पलट के देख लो खट से, 2 मिनट का काम है, ज्यादा है नहीं। 49 और 50 दोनों बता दीजिए। फॉर ए प्योर सब्सटेंस विच प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर अबव विच अ लिक्विड, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल प्रेशर होता है, दिस इज क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, वैसे ही करके तो पूछा जाता है। फिफ्टी बताइए। डी ब्रॉगलीज वेव इज नोन एज मैटर वेव। इतना रखें, 50 ही और बचे होंगे, कल करा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन टफ आएंगे, अब ये इजी नहीं है, अब ये टफ आएंगे थोड़े से। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट।